सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला पाठ है हमारा, ये हमारा 17वां है, जो 9वीं कक्षा का अंतिम पाठ है ये, और जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और जिनके लेखक है हमारे राजेश जोशी जी। तो आइए हम राजेश जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्म मतलब छोटी शॉर्ट फिल्म जो होती है, छोटी फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का भी कार्य किया। ठीक है, कार्य किया। उन्होंने भृतहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु, ये भी एक माई कौसुकी की एक कविता का अनुवाद, ठीक है, पतलून पहना बादल के नाम से है, और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी का कविताओं के अनुवाद प्रकाशित है। मतलब उन्होंने बहुत सी अन्य भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी उन्होंने कविता अनुवाद किए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, इनके जो काव्य हैं, रचनाएं हैं, कृतियां हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला है। उनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। मतलब उनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला, मध्य प्रदेश का शासन शिखर सम्मान मिला है, और साहित्य अकादमी में भी उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। मतलब कि वो सामाजिक जितनी कविताएं होते हैं कि समाज में किस प्रकार से क्या चल रहा है, उसकी कविता लिखी जाती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभरती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली जानी और मिजाज, मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है, तथा मनुष्य को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता, उतना ही वे जीवन के संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कि जीवन मतलब जैसे कि दुनिया जो नष्ट होने के कगार पे है, तो उसका जो उनका कविता में आप प्रबल चित्रण देखने को मिलता है। तो और उसी प्रकार से जीवन के जो संभावनाओं की जो खोज के लिए उनकी बेचैनी के जीवन को हम बचा के रखें, तो उसके लिए भी उनकी काव्य में आप देख सकते हैं उनकी बेचैनी। तो आइए हम प्रस्तुत कविता के बारे में जानेंगे कि जो बच्चों से बचपन छीन लिया गया। जो हमारा जो कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जो प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है, और कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन में उमंग से वंचित मतलब उनको ये चीज़ें नहीं मिली, ना खेल, ना शिक्षा, और जीवन में जो उनकी हंसी खुशी, ये चीज़ें उनसे वंचित रखी, मतलब उनको चीज़ें नहीं मिली। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे राजेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आइए हम पंक्ति पढ़ेंगे। तो हमारी पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता, जिसमें यहाँ पर कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है, और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड हो रही है। मतलब उनका कोहरे से ढकी हुई है सड़क, मतलब ठंड इतनी हो रही कि कोहरा पड़ा हुआ है, पूरी सड़क पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, परंतु क्या कर रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, और चारों तरफ कोहरा हुआ है और सड़क के कोहरे से ढकी हुई है, परंतु ठंड में भी बच्चे छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, और सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं अपने अपने काम पर, और उनके लिए मजबूर है। क्यों इसके लिए क्या मजबूर है? क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है, तो कोई चाय की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर है।
जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। तो आगे पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह है, भयानक है, इसी विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसे क्या, सवाल की तरह लिखना चाहिए, कि इसको भयानक रूप में लिखना चाहिए। का, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों में समाज के व्याप्त बाल मजदूर की समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है, ठीक है, इस पर चिंतन करते हुए कहा है बाल मजदूरी के ऊपर। हमारे समय की सबसे भयानक बात है, लिखा हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे भयानक बात यह है कि यहाँ पर बच्चे क्या है, अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जाना पड़ रहा है। और इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, जिस सरलता से कह रहे हैं, वो क्या, वो भी बहुत भयानक है। मतलब ये भी बहुत भयानक है, जो हम इतने सरल से बहुत सा कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि जबकि इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, कि ये यहाँ पे लिखा है ना, लिखा जाना चाहिए कि इस सवाल की तरह, कि इसको सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में को अपने पेट पालने के लिए क्यों काम पर जाना पड़ रहा है। इसे प्रश्न की तरह पूछना चाहिए हमें समाज में। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए, और बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसे इमारतें। तो कवि कहना चाहता है कि अंतरिक्ष में, मतलब ब्रह्मांड में, क्या जितने भी वहाँ पे हमारे ग्रह हैं, वो क्या सारे ग्रह गिर गए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा विपदा आ गई कि बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं कि सुबह बच्चे भीषण ठंड के कोहरे के बीच में अपने अपने काम पर जाते दिख रहे हैं। तो कवि इतना हताशा निराशा से भर जाता है कि इसे कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ में नहीं आता कि बच्चे अपने मन में इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है। जैसे लगता है कि अंतरिक्ष की सारी गेंदें गिर गई हैं। अंतरिक्ष की सारी क्या गेंदें गिर गई हैं, मतलब कि बच्चों के खेलने के लिए जो गेंदें होती हैं, बॉल होती है, वो क्या जाके अंतरिक्ष में चली गई है। मतलब वो सारी ब्रह्मांड में चली गई और कोई गेंद उनके खेलने लायक नहीं है, आकाश में चली गई है। क्यों, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। ये क्या, मतलब यहाँ पे क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो कहना चाहते हैं क्या बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताब नहीं बची, क्या दीमकों ने सारी किताबों को खा लिया है। और क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। मतलब कहना चाहते हैं बच्चों को खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं है, जो काले पहाड़ के नीचे, जो हमारी ये जो कह सकते हैं हमारा जो समाज है, जो उसको कालेपन के में दर्शाना चाहे, कि समाज में जो काला और रूढ़िवादी या कालापन जो लोगों के विचार में है कि बच्चों से अभी भी काम करा रहे हैं, उस विचारधारा के नीचे बच्चों के सारे क्या हुए, खिलौने दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं, या किसी भूकंप पे क्या ढह गए हैं। कि और इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा, कि इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा, कि बाढ़ के भूकंप में सारे बह गए चले गए हैं। और क्या अब क्या इन बच्चों के लिए क्या लिखा, सारे मदरसे की इमारतें क्या गिर गई हैं, ढह गई हैं सारी भूकंप में। तो ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा, ये विद्यालय भूकंप में क्या क्या टूट चुके हैं और सारे के सारे बह चुके हैं बाढ़ में। तो इस प्रकार से ना उनके ना खेलने के लिए, ना पढ़ने के लिए, ना किसी प्रकार की इनकी व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से उनकी जर्जर व्यवस्था को बताया गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। तो कवि कहना चाहता है कि मन में उठे सवाल है, कवि के मन में, जो हमारे राजेश जोशी के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या बच्चों के लिए खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है, कि लिखा क्या हमारे सारे मैदान, जो खेलने के मैदान होते हैं, या बच्चों के खेलने के बगीचे होते हैं, घरों के आंगन हम मतलब बच्चे मैदान में, बगीचे में, आंगन में खेलते हैं, क्या ख़त्म हो चुके हैं एकाएक। तो क्या ख़त्म हो चुके हैं सारे के सारे, जो बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल रही है। तो सारे बगीचे क्या टहलने चले गए हैं, या सारे घरे आंगन सब खत्म हो चुके हैं। जो इन बच्चों के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए वो सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो
तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। इतनी भयानक होता, अगर ऐसा होता है भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्म मालूम है। तो इसमें कहना चाहते हैं हमारे कवि कि कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया के सारे खिलौने, सारी चीज़ें, गेंदे, बगीचे, मैदान, घर, आंगन सब खत्म हो चुके हैं। उनके लिए पढ़ने की किताबें, विद्यालय सब, मदरसे सब खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कहना चाहता है, अगर सच में ऐसा है तो ये भयानक बात है। कहते हैं ना, अगर तो फिर भी बचा है तो ये क्या दुनिया में इतनी भयानक बात है। ये जो बात है अभी भी मतलब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है, क्या बहुत ही भयानक बात है। तो इस दुनिया के होने का भी क्या अर्थ नहीं है, अर्थ ही नहीं, मतलब ये दुनिया है जो है वो अर्थ ही नहीं है, मतलब ये होने का मतलब ही नहीं है दुनिया का। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। ठीक है, ये लिखा, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्म मालूम है, मतलब कि चीज़ें तो हैं मगर बच्चों को खेलने को हताश है, मतलब उनको मिलती नहीं है चीज़ें खेलने के लिए, उनको काम पे मजबूरी, बस उनको काम पे जाना पड़ता है। तो इसी कारण कवि हताशा निराशा हो जाता है और कवि इस पंक्तियों के माध्यम से समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर ध्यान खींचने की पूरी तरह सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन में खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के विकास का जो समय होता है, उस वक्त उन पर कई तरह के बोझ और जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाती है। तो आगे पढ़ेंगे हम। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि दुनिया में क्या इस प्रकार से अभी भी लोग हैं कि दुनिया की स्थिति अभी तक खेलने कूदने की जगह चीज़ों की ख़त्म होती जा रही, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जगह है दुनिया में भरी पड़ी हैं, मतलब ये सारी चीज़ें क्या दुनिया में भरी पड़ी हुई हैं, तब उनमें चिंता घर कर लेती है, उनकी चिंता क्या घर कर लेती है, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने पर भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजारों सड़कों पर, मतलब देखते हैं कि सड़कों पर बच्चे भीख मांगते हैं, तमाशा दिखाते हैं, हजारों सड़कों पर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। मतलब देखते हो ना कि बच्चे सुबह सुबह काम पर जाते हैं या तमाशा दिखाते हैं, भीख मांगते हैं, अन्य अन्य प्रकार के काम करते हैं। तो उनको सभी को कवि ने दर्शाना चाहा है कि क्या हजारों सड़कों पर चल रहे अपने अपने काम पे जाने के लिए विवश हैं, इसलिए उन्होंने हमारे सामने प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो वो प्रश्नात्मक विधियों के द्वारा हमसे कवि ने प्रश्न किया कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कवि ने। तो किस प्रकार से उन्होंने बताया कि बच्चे बचपन में ही उनका बचपन छीन लिया जाता है और कवि के अनुसार उनका सामाजिक आर्थिक विडंबना का उनको इतना ज़्यादा झेलना पड़ता है कि उनको काम पे जाना पड़ता है। वो अपने जीवन में जो खेल, शिक्षा आदि चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं। तो हमारे राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आज हमने अंतिम पंक्ति जो हमने 9वीं कक्षा की पढ़ ली है। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन केवीएस में आ रहे हैं। आप सब अगर देख रहे होंगे कि अभी जो लास्ट पेपर हुए केवीएस के, तो उसके तहत आपको देखेंगे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन उनके अंदर से पूछे जा रहे थे। इसलिए आप बहुत ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ें और समझें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।